हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। मतलब अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप अपने गोल्स पे फोकस करिए, ना कि उन रुकावटों पे जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। दोस्तों, रुकावटें ऐसी चीज़ है ना कि हर किसी की लाइफ में हर्डल्स आते हैं। मेरी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, या कोई भी दूसरा क्यों ना, अंबानी ही क्यों ना हो, हर इंसान की लाइफ में हर्डल्स आती हैं। और जो इंसान इन हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ता है और फाइनली जब वो यहाँ पे पहुँचता है, अपना गोल अचीव करता है, तब उसे लगता है कि अगर ये हर्डल्स ना होती तो आज शायद मैं यहाँ ना पहुँच पाता। क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से लीजिए। उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करके चलना है, कैसे ओवरकम करना है, उसके बारे में सोचिए और उससे आगे निकलने की सोचिए। क्योंकि अगर आप उसी में अटके रह गए तो फिर आप वहीं अटक के रह जाएंगे। इसलिए कीप मूविंग, कीप फोकसिंग एंड डू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। तो चलता हूं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखेंगे इस समय टोटल, तो लगभग 1,87,00,000 1672 केसेस निकल के आ चुके हैं। और इसमें से आप देखेंगे तो 7,04,365 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अगर आप अच्छी चीज़ एक जो खबर बोल सकते हैं वो है, लगभग 1,19,15,333 लोग कोरोना की वजह से अब पूरी कोरोना होने के बाद वो पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ है। साथ में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर टॉप में, तो टॉप पे यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका बना हुआ है। उसके बाद अगर इंडिया का अगर आप नंबर देखेंगे तो लगभग आपको देखेंगे 19,06,613 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं कोरोना वायरस के। साथ में ही जो लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं उनका नंबर है 12,81,660 लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ में अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे तो इंडिया के अंदर लगभग 39,820 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप ये चीज़ आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। पर डे के हिसाब से लगभग 60 से 65 हज़ार के बीच में केसेस निकल के आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है भारत सरकार के लिए। तो ये सारी थी आज की कोरोना अपडेट। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। इस एडिटोरियल में बात की जा रही है बेडू। बेडू एक आप समझ सकते हैं कि चाइना का एक नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि आप देखेंगे यूएस के जो काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं चाइना ने इसे डेवलप किया है। इसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो बोलते हैं आप, जिसे जैसे जीपीएस होता है आपने सुना होगा, वो उसे बोलते हैं। उसी तरीके का जो चाइना का ये सिस्टम है जिससे वो ट्रैकिंग कर सकता है नेविगेशन के लिए, उसको बोलते हैं बेडू। तो आप सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन के आ जाएगा कि बेडू कहाँ का सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है। तो डायरेक्ट आप कोट कर सकते हैं कि ये चाइना का है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे जो ये प्रोवाइड करता है पोजीशनिंग सर्विसेज। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कहीं किसी ओशन में चल रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक नेविगेशन सिस्टम पूरा चाहिए होता है। उस नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उस सारी चीज़ें जो भी शिप चला रहा होता है, सेलर होता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, जिससे कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिले। जो इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सिटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प ली जाती है, क्योंकि अलग अलग रोड्स को डिज़ाइन करने के लिए, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए वहाँ पे टाउन प्लानिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप देखेंगे जो नेविगेशन टाइमिंग शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। चाइना ने ये प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया था 1994 में इनिशिएट किया था, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे 55 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये नेटवर्क है पूरा बेडू का। चाइना ऑलरेडी आप देखेंगे कि इसमें नेविगेशन सर्विसेज कंट्रीज़ को, जैसे कि इसमें हेल्प लेता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे आप बोलते हैं, कि जो चाइना पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, अपनी लैंड और वाटरवे से कनेक्ट करके अपनी जो मार्केट है उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वहाँ की पूरे वर्ल्ड की मार्केट को एक्सप्लॉइट करके अपने जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के वो कहीं ना कहीं पूरे जो वर्ल्ड के अंदर अपना एक वर्चस्व दिखाना चाहता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की है जो उसकी चाहत है, वो इसी के मार्फत पूरी करना चाहता है। आप देखेंगे जो डेवलपमेंट
ये चाइना कर रहा है, इससे उसके जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं यूएसए के साथ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ जो बेडू होगा, इसके ह्यूज इम्प्लीकेशंस होंगे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एरियाज़ में। तो वैसे ही आप देखेंगे जो यूएस और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस है, इकोनॉमी है, उनकी जो टैरिफ्स है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहे हैं। यूएस चाइना के बिल्कुल खिलाफ जा चुका है, चाइना यूएस के खिलाफ। इवन जो इनकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जो इनकी एम्बेसी है वहाँ तक पे लोगों को अब हटा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे अब रिलेशंस जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेसिडेंशियलशिप में। यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ों से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो होगा, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि वर्ल्ड आप देखेंगे, वर्ल्ड के अंदर यूएसए और चाइना ये दोनों ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी हब्स हैं जहाँ की जो जीडीपी है इतनी हाई है, इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि ये अगर इन पे ज़रा सा भी इनको ज़ुकाम होता है तो पूरी दुनिया में छींक आने लगती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि इनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, क्योंकि ह्यूज ट्रेड देखने को मिलता है। उसी तरीके अगर आप देखेंगे नेविगेशनल सिस्टम थोड़ा सा, तो यूएसए का जो नेविगेशन सिस्टम उसको जीपीएस बोलते हैं। आप ये सारे चीज़ें कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। रशिया के जो जीपीएस सिस्टम है उसको ग्लोनास बोलते हैं। यूरोप के जीपीएस सिस्टम को नेविगेशन सिस्टम को गैलीलियो बोलते हैं। जापान के जो जीपीएस सिस्टम उसको QZSS बोलते हैं। इंडिया के सिस्टम को नाविक बोलते हैं। तो ये आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडिया के जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी बात की जा रही है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक एक ऑपरेशनल नेम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, जिसे आप IRNSS बोलते हैं। इसे इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंडिपेंडेंट और रीजनल सैटेलाइट है जो कि प्रोवाइड करती है एक्यूरेट और रियल टाइम पोजिशनिंग ऑफ टाइमिंग सर्विसेज। जहाँ पे भी एक्चुअल बिल्कुल एग्जैक्ट जो कहीं पे डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा ये प्रोवाइड कराती है सैटेलाइट। इसमें आप देखेंगे ये जो है इंडिया का जो एरिया है उसके जो बियॉन्ड परव्यू लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का पूरा दायरा कवर करती है। इसरो इसको आगे और अच्छे लेवल पे एक्सपेंड करने की सोच रहा है। मतलब ये 1500 को आगे शायद 3000 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ये आप चीज़ें देखने को मिल सकती है जिससे कि हमारा जो दायरा है जो चीज़ों को नेविगेट करने के लिए वो बढ़ सके। आप देखेंगे ये जो सिस्टम है अभी करंटली इसमें जो 7 सैटेलाइट्स का पूरा सिस्टम है, अनलाइक चाइना की वो वहाँ पे 53 सैटेलाइट्स हैं। आप देखेंगे जो ये 2 एडिशनल सैटेलाइट्स हैं ये 2 ग्राउंड पे रखी गई हैं ज़मीन पे। बाई चांस कोई अगर ऊपर सैटेलाइट ख़राब हो जाती है तुरंत नीचे से फिर सैटेलाइट ऊपर भेजी जा सके। नाविक में आप देखेंगे 2 लेवल की सर्विस देखने को मिलती है। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि सिविलियन यूज़ के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि मिलिट्री यूज़ के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेंस GS2 गवर्नेंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जब भी आपका मेंस यूपीएससी मेंस जो 2020 का होगा 110% मेरे को लगता है कि ये इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत सालों से इसका वेट किया जा रहा था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, तो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इश्यूज से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसे कोई आंसर्स को अगर इसके पॉइंट्स कोट करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आज का आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या फ्यूचर इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, कैसे ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद आप देखेंगे जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई लगभग 34 सालों के गैप में आई है, और ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश में। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई, तो ये तीसरी आई है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1947 के अंदर। इसके अगर आप पॉजिटिव प्रोज देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसका जो सबसे बढ़िया चीज़ आप देख सकते हैं कि ये अलाइन कर रही है जो सिस्टम की आज की नीड है, आज की जो डिमांड है उसको ये फुलफिल करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज के समय इक्विटी, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और लर्निंग की ज़रूरत है। मतलब सभी को बराबरी से शिक्षा मिले, सभी को ईजिली एजुकेशन का एक्सेस मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, गवर्नेंस इसको मैनेज करने के लिए अच्छा सिस्टम हो, लर्निंग बच्चे
आसानी से एफिशिएंट वे में लर्न कर सके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ नीडेड बेस्ड पॉलिसी इसमें देखने को मिलेगी, कटिंग एज रिसर्च प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी, और जिससे कि इंडिया का आने वाले टाइम में न्यू इंडिया बनता हुआ नजर आएगा। इस पॉलिसी में फोकस किया गया है यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस राइट टू एजुकेशन, जो कि पहले भी थी, शिक्षा का अधिकार जिसे आप बोलते हैं, फॉर चाइल्डहुड, बच्चे से लेके अब हायर एजुकेशन तक सभी को हायर एजुकेशन से तक की जो शिक्षा है उसे अच्छे से प्रोवाइड करी जाएगी, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। जैसे कि अभी आप देखते हैं हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और फ्लॉज देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको रिजॉल्व करने की बात करी गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आप देखेंगे लगभग जो 2 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में जो हर साल बिना पढ़े ही बिना वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको कहीं ना कहीं इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। जो पीडियोलॉजी मतलब जो पीडेगॉगी आप बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल प्रेप लेवल के, उनको प्रॉपर प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, पूरा एक समग्र विकास हो सके, जिससे कि आने वाले टाइम में वो फ्यूचर में एक अच्छे नागरिक बने और देश की इकॉनमी के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट करें। इसमें आप देखेंगे कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन सर्कुलर और करिकुलर और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ों में एक प्रॉपर जो एक अमलगमेशन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप देखेंगे जो बच्चों का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे कि आपने देखा किसी को मान लीजिए गाने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है, किसी को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शौक है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके ही स्कूल में पढ़ाई करेगा, जिससे कि एक अच्छा और जिस भी वो फील्ड में अच्छा है वो उस फील्ड में वो आगे बढ़ पाएगा। इसमें बहुत सारे मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस रखे गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो आप जब चाहें, ये मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आपको मन हो गया कि आप अब ये नहीं करना है, या फिर आपको एमटेक बीटेक से आप किसी और कोई कोर्स पे स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें इश्यूज नहीं नज़र आएंगे। इसमें आप देखेंगे जो आधे से ज़्यादा लर्नर्स हैं उनमें उन पे ये एस्टिमेट लगाया गया है कि ये इनको एक वोकेशनल कम से कम एक ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 5 सालों के अंदर, जिससे कि एक मेजर शिफ्ट आ सके जो लर्निंग का जो रोल है। जैसे कि आप देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल लर्निंग होती है उससे बच्चे जो है उनको सबसे फ़ायदा ये होता है कि जॉब आपकी लग जाती है, आप एटलीस्ट एक सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अगर इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी, तो आपको अपने घर वालों से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आप दूसरी चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसी तरीके आप देखेंगे यहाँ पे और भी चीज़ें अच्छी करी गई हैं, जैसे नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला गया जिसको बोलते हैं परख, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसमें रिव्यू और एनालिसिस ऑफ नॉलेज किया जाएगा, जिससे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। आप देखेंगे इससे सेंटर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी कि जो आने वाली टाइम में वो जो लर्निंग की प्रोसेस है उसे प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाए। उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा डेटा सिस्टम्स के साथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो चीज़ें आप देखेंगे, मान लीजिए कोई रोबोट बनाया, रोबोट अगर अपने आप से, जब उसकी अपने आप से वो लर्निंग करने लगे, सीखने लगे और उस हिसाब से वो काम करे, तो दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट सेइंग कि यस इट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे कंप्यूटर की चीज़ों में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दूं, जिसमें आपने देखा होगा इस समय एक स्पीकर आता है जिसे बोलते हैं, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें आप कुछ भी आप उससे पूछेंगे वो गूगल से कनेक्ट कर रहता है। तो उससे आपने बोला कि मान लीजिए गाना चला दो, तो वो गाना डायरेक्ट, एलेक्सा बोलते हैं उसे, एलेक्सा गाना चला दो तो वो गाना चला देगा, एलेक्सा फ़ैन ऑन कर दो। अगर वो सारी चीज़ें आपकी इंटीग्रेटेड है, एक घर में पूरी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से होती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली इसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी ऐसी चीज़ें जिसको यूपीएससी से बहुत ज़्यादा प्यार है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे सर जो करिकुलम है टीचर्स को एजुकेट करने का, जो आने वाले टाइम में जो टीचर्स होंगे उनको प्रॉपर एक अपडेट दिया जाएगा कि कैसे वो आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके। ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा टीचर्स का, जिससे कि वो अच्छे से बच्चों को एजुकेट कर सके, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करती रहें। उसके बाद देखेंगे जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि रिसर्च ग्रेडेड ऑटोनॉमी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम देखने को मिले। मतलब पूरे जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जो एजुकेशन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाई जाने की बात की जा रही है। जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है, जैसे कि आप
रिप्लेस करेंगे ओवर रेगुलेशन विद सिंप्लीफाइड एंड सिंगल रेगुलेटर विल पेव वे फॉर मिनिमम एसेंशियल रेगुलेशन एंड मैक्सिमम इफेक्ट गवर्नेंस। अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करी जाएगी, इफेक्टिव गवर्नेंस होगी तो ये सारी चीज़ें अच्छी स्ट्रीमलाइन करी जाएगी। लेकिन जो लास्ट में अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये फोकस कर रही है सारे एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फील्ड पे जाके कैसे जो क्या क्या चीज़ें समझनी है, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इंडिया का जो स्मूथ ट्रांजिशन है टुवर्ड्स फोर्थ रेवोल्यूशन, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इतनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद इसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ये आप ये बोल सकते हैं कि कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कि कोई भी सरकार स्कीम लाए, अगर वो हम कहते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए 10 रुपए भी किसी किसान को देने की स्कीम है, लेकिन अगर उस स्कीम को कायदे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो नीचे तक ज़मीन तक उस किसान के पास 10 रुपया नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो स्कीम किसी काम की नहीं। वहीं अगर आप देखें कि इसी एजुकेशन पॉलिसी में भी कि इतने सारे रिफॉर्म्स, होलिस्टिक रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन अगर इनका एक जो बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट नहीं दिखता हमारी एजुकेशन फील्ड में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की। थोड़ा सा आप यहाँ पे मैप देखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया का जब से यहाँ गालवान इशू हुआ है तब से इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशन है ऑल टाइम लो पे पहुँच चुके हैं। हमारे जो गालवान में इशू है जिसमें हमारे जो सैनिक हैं वो वीर गति को जो प्राप्त हुए, उसके बाद से हमने काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स ब्लॉक करी। उसके बाद उसको अभी आईपीएल से वीवो को हटा दिया गया है। उसके बाद कई सारे जो चाइना के प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे थे उनको उनसे अब्रोगेट कर दिया गया। तो हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन से आप देख सकते हैं, जो मोदी जी इनको झूला झुलाया करते थे वो अब कहीं ना कहीं इनसे दूर जाते हुए, इनसे अलग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ये कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोल दिया। अभी लद्दाख स्टैंड ऑफ जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इंडिया को चाहिए कि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो अगले 5 से 10 सालों में अच्छे से बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उन्नत हाई टेक्नोलॉजी प्लेन्स ले, हेलीकॉप्टर्स ले, मिसाइल्स ले, या फिर खुद से इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करे, जिससे कि आने वाले टाइम में मान लीजिए कभी भी हमारी चाइना के साथ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमारा बिल्कुल 1-to-1 स्टैंड क्रिएट हो गया, तो हम वहाँ पे चाइना को काउंटर कर सकें। उसके साथ ही आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो करंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली एक सिस्टम में ट्रैक करने की ज़रूरत है। जो पर कैपिटा इनकम है चाइना की 1978 के अंदर जो देखने को मिलती थी वो इंडिया से कम थी, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया से 5 गुनी है, यानी कि 5 टाइम्स है। तो आप समझ सकते हैं चाइना किस एक्सपोनेंशियल राइज चाइना ने दिखाई है। अगर हम कुछ रीजंस देखें कि चाइना ने इतनी तेज़ी से कैसे ग्रोथ किया, तो चाइना ने जो अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो 1978 के अंदर स्टार्ट किए। तो जब जो रिफॉर्म्स स्टार्ट किए तो उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा एक जो अपना जो आप देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर को उसने काफ़ी ज़्यादा एक डिसमेंटल किया। उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग पोजेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लैंड होल्डिंग, इनको इंक्रीज़ किया, जिससे क्या देखने को मिला कि ज़्यादा जब लोग ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उनको उसको मैन्युफैक्चर, उस प्रोडक्शन को कैसे पूरा टैकल करके चलना। उस मान लीजिए खूब सारा गेहूं आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसकी आपके मान लीजिए कितनी कोई देश में कितनी गेहूं की खपत होगी, अगर उसको आप अलग अलग इनोवेटिव वे में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए ब्रेड बना के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पिज़्ज़ा बेस बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी रोटी से बिस्किट बना के, उसी आटे से बिस्किट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी जो इनोवेटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके जो सरप्लस प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो चाइना ने ऐसे होलिस्टिक रिफॉर्म्स किए। आप देखेंगे ये जो पूरा सिस्टम में जो एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे जो ग्रोथ देखी गई एग्रीकल्चर जीडीपी की जो ग्रोथ, मतलब हमारे देश में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर फील्ड में एम्प्लॉयड है, सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी को सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बीच में फ्लॉस कहाँ पे हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई वैसे ही आने वाले टाइम में एक पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो छोटे और बिल्कुल निम्न वर्गीय जो
किसान है उन तक फ़ायदा पहुँचे, वो सारी अपनी जो इनकम है उनकी बढ़े। जो हालांकि सरकार काम कर रही है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी लाई गई वैसे ही होलिस्टिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आज के समय में ह्यूज डिमांड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, जिससे कि एक जो डिमांड बेस क्रिएट किया जा सके, लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अगर प्रॉपरली आप उससे जो दूसरे चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं इनको कंबाइन करके सोशल रिफॉर्म्स और वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी चीज़ों से काफ़ी अपग्रेड किया गया। जैसे कि आप देखेंगे चाइना का जो एवरेज फैमिली साइज है वो पहले जो 1971 के अंदर 4.84 हुआ करता था, और अब 2017 के अंदर ये 3.03, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो उनकी जो जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं एक उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कमी देखने को मिली। उन्होंने 2 बच्चों की जो पॉलिसी लाई कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो सारी पॉलिसी उनकी रंग लाई, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इससे बूस्ट हो गया। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जब उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई तो उनका जो रिसोर्सेज का बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। उनकी चीज़ जो जैसे मान लीजिए गेहूं है, खूब सारा गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसकी खपत कम होगी तो आप उस जब खपत कम होगी तो उसी से ज़्यादा बिस्किट बनाएंगे। उस बिस्किट को पूरे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साउथ एशिया में जितना भी मार्केट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ बन जाती है, आपकी इकोनॉमी का एक ये एक मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में। क्योंकि जब आप किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो रेवेन्यू मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें चाइना ने करी, जिससे आप देखेंगे चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव कर पाया। इसके बाद आप देखेंगे चाइना में बहुत बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बड़े पैमाने पे चल रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो चाइना का वो काफ़ी अच्छा है, लीडिंग एक्सपोर्टर है काफ़ी सारा चीज़ों में। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की, और इनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बहुत ही शानदार है। चाइना का आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के अंदर ही देखने को मिलता है। इंडिया की जो पोजीशन है वो आप देखेंगे, जो फैमिली साइज इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 आप देखेंगे 4.8 देखने को मिलता था, और अभी ये यूपी, बिहार, झारखंड ये जैसे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कंट्री का जो टोटल एवरेज जो फैमिली साइज है उससे कहीं ज़्यादा नज़र आता है। यूपी, बिहार में, झारखंड, यह सारी जगह ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आती है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से ओवर बर्डन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरा खपत हुआ जा रहा है और ज़्यादा दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। एक जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता हुआ नज़र आता है, जिससे कि पोवर्टी, हंगर, पुअर हेल्थ जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कि इन स्टेट से आप देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड ये सारे स्टेट जो हैं इनसे सबसे ज़्यादा लोग काम करने दिल्ली, मुंबई, उसके बाद बेंगलोर जो और अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छे से वो काम कर सकते हैं वहाँ पे जाते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। तो ये था टोटल आज का इसमें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, इनका इंडिया के अंदर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ा ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि आप देखेंगे जो फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स थी एग्रीकल्चर लैंड्स की। मतलब फ्रैगमेंटेड क्या होता है, जैसे ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, कोई जिसका टुकड़ा है उसके 2 बेटे हैं तो 2 बेटों में ये पहले ज़मीन डिवाइड हो गई, इन 2 बेटों के 2 बेटे होते हैं, ये ज़मीन 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। फिर इन 4 बेटों के फिर 2 बेटे होते हैं तो ये ज़मीन फिर से डिवाइड हो गई। तो ऐसे फ्रैगमेंटेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो आप टुकड़े, जिसमें आप जो बोल सकते हैं कि किसानों के पास एक तरीके से ज़मीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर है जो वो खेती है वो बहुत वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पाती है। और आप देखेंगे इनएबिलिटी ऑफ स्टेट टू कंट्रोल राइस पॉपुलेशन राइस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में, प्रॉपरली इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे आप तो बहुत ही जो लो डेवलपमेंटल जो इंडिकेटर्स हैं ये इंडिया की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ड्रैग करते हैं। आप देखेंगे वहीं कंपैरिजन उसका साउथ इंडिया से करेंगे तो केरला आप देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हमेशा हाई रहती है। वहाँ पे
अच्छी शिक्षा है, अच्छा जो हेल्थ है, अच्छी रोजगार है, अच्छी जॉब्स लोगों को मिलती हैं, सब कुछ अच्छा है। इस वजह से वहाँ पे की जो इकोनॉमी भी अच्छी है, वहाँ पे लोगों की जो एक लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो स्टेट है वो अच्छे से काम करते हुए नज़र आते हैं अच्छी गवर्नेंस की चक्कर में। उसके बाद आप देखेंगे वे फॉरवर्ड में कुछ क्या 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 कुछ चीज़ें इंडिया आगे फ्यूचर में कर सकता है। इंडिया को चाहिए कि आगे लगभग 15 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस करे, जिससे कि डेवलप करी जा सके बेसिक कम्युनिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रोड्स, ये सब ईस्टर्न स्टेट्स में प्रॉपरली डेवलप किया जा सके। सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट किया जा सके, जिससे कि जो जॉब्स क्रिएट हो सकें। उसके बाद डेवलपमेंट इन द रीजन, प्राइवेट सेक्टर, जिससे कि आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ों को कायदे से बढ़ाया जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी में मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए एक साल में कमा रही है, तो मान लीजिए उससे बोला गया कि आप 2% जो गरीब बच्चे हैं उन पे खर्च करिए। तो गरीब बच्चों को वो क्या पड़ेंगे, वो उनके लिए हेल्थ किट्स देंगे, एजुकेशन के लिए जो बुक्स हैं वो देंगे, यूनिफॉर्म्स देंगे। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं वो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे, जो कि सरकार का काम है। लेकिन अगर ये कंपनी भी सभी लोग मिलकर एक समग्र विकास होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। सोशल इश्यूज़ को अच्छे से हैंडल करके चला जा सकेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हमारे जो लॉन्च करी गरीब कल्याण योजना, जिससे कि लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके, माइग्रेंट लेबर को, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिया जा सके। अगर इसमें सेंटर और स्टेट दोनों लोग अच्छे से मिल के काम करते हैं तो काफ़ी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सकेगा। रैशनलाइज करी जाएँ जो सब्सिडीज़ ऑन फूड है, फर्टिलाइज़र है, फूड सेक्टर है, इन सारी जो सब्सिडीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, जिससे कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्लान लाया जा सके ईस्टर्न स्टेट्स में और ऑल अक्रॉस इंडिया। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये इसमें कंपैरिजन देखने को मिला इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, कैसे चाइना ने अपने आप को टैकल किया 1978 के बाद और कैसे इंडिया ने अपने आप को रिवाइव किया इंडिपेंडेंस के बाद। ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बात की जा रही है इकोनॉमी और कोविड-19 की। अभी आप देखेंगे जो जिस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है, इससे जो और इसमें आप देखेंगे कोई भी इफेक्टिव मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो पूरी दुनिया को इंडिया के साथ साथ झेलनी पड़ रही है। अभी अगर आप देखें करंट चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जॉब चली गई हैं, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा देशों में आप देखेंगे हमारे साथ साथ कोलैप्स कर रहा है। अगर इसमें चाहिए कि जो आरबीआई और गवर्नमेंट है दोनों लोग मिल के अच्छे से काम करें, इंटरेस्ट रेट को घटाएं, जो क्रेडिट गारंटी है इसको बढ़ाएं, जो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचे, जिससे कि वो अपनी एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। उसके बाद अब जो इंसॉल्वेंसी बैंक कोड है इसमें तो रिलैक्सेशन दिया गया, इसको और रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इंडिया के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो पुअर हैं, लो एफडीआई, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे कि आप देखेंगे ये सारी इश्यूज़ की वजह से कोविड-19 को हम कहीं ना कहीं अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स कट्स किए गए जो कि जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हुआ भारत सरकार के लिए। जिस लेवल पे गवर्नमेंट ने सोचा था कि रिफॉर्म होगा वो रिफॉर्म नहीं देखने को मिला। हमारे जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो कंटिन्यूसली कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग 80,000 जो जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1 लाख से 1.25 लाख के 1 लाख से 1,10,000 के बीच में डिफ़र करता था, वही अब 80,000 करोड़ से लेके 70,000 करोड़ के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हमारे देश में जो जीएसटी कलेक्शन है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वही कम आएगा, तो कैसे हमारी जो स्कीम्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी, कैसे अच्छी पॉलिसीज आएंगी। यही सब बातें बोली जा रही हैं कि हमें फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल करना है और आने वाले टाइम में हमें अपनी इकोनॉमी को क्या कुछ और उसमें रिवाइवल करके चलना है, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है जो सेंटिमेंट्स ऑफ फियर हैं, जिसमें कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनसिक्योरिटी बनी हुई है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लोगों तक कैश पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी जो एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो चल सके। डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया जाए, जैसे कि यूएस सिटीजन्स को दिया जा रहा है। जो कॉन्फिडेंस है जो बिजनेस सेक्टर के लोगों को, उनको प्रॉपर एक हेल्प प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। रिस्टोरिंग
कॉन्फिडेंस बैंकर्स जो हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन पहुंचाएं लोगों को। ज़्यादा लोन लोग लेंगे तो ज़्यादा एक पैसा आएगा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है इसमें भी कि और ज़्यादा लोन जब लेंगे तो जो वापस रिटर्न आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को हेल्प पहुंचेगी। साथ में ही अगर आप देखेंगे जो लोन प्रोग्राम्स है आईएमएफ के द्वारा, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो दूसरी डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये सब के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसको कायदे से चाहिए कि ये इससे यूज़ किया जाए जिससे कि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो सके। हमें चाहिए कि हम फोकस करें अपना जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स है उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। इस जो डेफिसिट है इसको प्रॉपर हम कम कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा नोट छाप सकते हैं या फिर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। अब रेमिटेंसेस ख़त्म हो गए क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं दूसरे देशों में वो अब कम रह रहे हैं, वहाँ पर रह भी रहे हैं तो उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक इट, और नहीं पसंद आया तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप मुझसे इश्यूज़ पूछ सकते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आपको मेरे इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IAS सूत्रा से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैं सारे पीडीएफ डालता हूं टेलीग्राम चैनल पे अपने। उसके बाद आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना फोकस बनाए रखिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार आप बस मेहनत करते रहिए। इट्स ऑल अबाउट परसिवरेंस। अच्छे से फोकस करके चलिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू गाइस। जय हिंद।